नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ, नो योर राइट्स। पॉलिटिकली और सोशली जितना अवेयर होना जरूरी है उतना ही लीगली अवेयर होना भी जरूरी है। अगर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो लीगल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, या प्रॉब्लम में ही ना फंसे इसलिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ कुछ यूजफुल लीगल इंसाइट्स और बेसिक लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जिंदगी में हम हर कोई एक घर लेने का हमारा सपना होता है, तो ये प्रॉपर्टी लेने से पहले कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए, इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चूजिंग द राइट बिल्डर। जो बिल्डर जिसके प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उसने पहले कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उस प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, उसके फ्लैट्स टाइम पे उसने पोजीशन लोगों को दिया है या नहीं दिया है, उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी कैसी है। ये जो सारी चीजें हैं आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल से लोगों के रिव्यूज और सजेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या जिस लोकेशन पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट्स और लोकल्स से आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी चीज है कि लोकल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जहां प्रॉपर्टी ले रहे हो वो प्रोजेक्ट जो है वो सेफ और सिक्योर होना बहुत जरूरी है। कहीं वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड तो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बेसिक कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। अगर आप लोकल से जा रहे हो तो ट्रेन या लोकल सर्विस आपके फ्लैट से कितनी दूरी पे है, या मेट्रो का प्रोजेक्ट है तो वो कितना दूर है, बस और ऑटो सर्विस ये कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बच्चों के स्कूलिंग या एजुकेशन फैसिलिटीज क्या है, अच्छे क्वालिटी के हॉस्पिटल्स आपके प्रोजेक्ट से कितने दूर है, ग्रोसरी या जो भी एसेंशियल्स है, केबल एजेंसीज, इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे है, कितना फिजिबल है, सारा कुछ ये देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही इंडिविजुअल चॉइस भी होता है। कुछ लोग अपने ऑफिस के नजदीक प्रॉपर्टी लेने के बारे में प्लानिंग करते हैं, या कुछ लोग थोड़ा सिटी के बाहर उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में या लाइविश इंफ्रास्ट्रक्चर में वो प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें फिर प्रॉपर्टी के जो रेट्स होते हैं वो डिफर करते हैं। इनसाइड द सिटी आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, मगर मेरे ख्याल से ये सारी चीजों का जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लैट का कारपेट एरिया। बिल्डर जो आपको ऑफर करता है वो होता है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया में सारे शैफ्ट्स, इंटरनल स्पेसेस, टेरेसेस, बालकनीज, स्टेयरकेसेस, ये सारी चीजें सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूडेड होती है। मगर आपको जो कारपेट एरिया मिलता है, जिसको हम यूजेबल एरिया भी बोल सकते हैं, ये सुपर बिल्टअप एरिया का 1/3 डिडक्शन करके एरिया मिलेगा। मतलब कि अगर आप 2 BHK का 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हो तो आपको अराउंड 650 या 700 तक का यूजेबल कारपेट एरिया मिल जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप फ्लैट खरीद रहे हो तो आप खुद उस प्रोजेक्ट में जाकर आपको जो फ्लैट ऑफर किया जा रहा है उसके मेजरमेंट्स लेके आप उसके बाद ही बिल्डर के साथ प्राइस निगोशिएट करो। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपार्टमेंट का पोजीशन। कई सारे लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में टाइम पे अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती तो फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है। कई सारे लोगों के उन्होंने बाहर रेंट पे घर लिया हुआ होता है या उनका प्री EMI चल रहा होता है, और उसके बाद अगर टाइम पे पोजीशन नहीं मिलता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी बिगड़ जाती है। इसलिए आपको बिल्डर के साथ पोजीशन के डेट के बारे में क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। कई बार प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आता है, या गवर्नमेंट अप्रूवल्स आने में देरी हो जाती है, या बिल्डर को एक्स्ट्रा FSI या TDR मिल जाता है, इसलिए उसके कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्लान्स चेंज हो जाते हैं। तो इस वक्त आपको बिल्डर के साथ बैठ के एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम पूछना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे भी पाया गया है कि बिल्डर ने लोगों से पैसे लिए हैं और वो किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं। तो इस ऐसा सिचुएशन अगर है
तो आपके पैसे फंसने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके बिल्डर के साथ एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एड ऑन एक्सपेंसेस और हिडन चार्जेस। हम जो फ्लैट खरीदते हैं तब उसका जो कोर वैल्यू है उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, मगर इसके साथ ही बहुत सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद पार्किंग स्पेस या सर्विस टैक्स। अगर आपने लोन लिया है तो होम लोन का प्रोसेसिंग फीस आपको भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर चार्जेस होते हैं, प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द फ्लैट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपको आपके फाइनेंशियल बजट में प्लान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज ये है कि सैंपल फ्लैट जो होता है उसके ऊपर निर्भर होके लोग अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर सैंपल फ्लैट और रियल फ्लैट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं और एरिया कम होता है या अंदर के लेआउट और स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए आपको आप जो फ्लैट ले रहे हो उसके बारे में एक थरो इंस्पेक्शन जाके करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लोन फैसिलिटी। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर आपके पास फंड्स रेडी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस ये है कि अगर आपका किसी बैंक में ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप उस बैंक से लोन ले सकते हो, या जहां आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले वहां से आप लोन फैसिलिटी ले सकते हो। कई प्रोजेक्ट्स में एक बैंक होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है और उनका एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंस एपीएफ नंबर होता है। अगर आप उस बैंक को अप्रोच करोगे और उस बैंक को वो एपीएफ नंबर कोड करोगे तो उस बैंक ने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के लिए पूरे लैंड का और प्रोजेक्ट का लीगल और फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस किया हुआ होता है। मतलब पूरे टाइटल का सर्च उन्होंने किया है और पूरे लैंड पर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्जा या कुछ थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने पहले से ही की हुई है, इसलिए उस बैंक को आपको लोन देने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इसलिए आपको भी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में लोन फैसिलिटी मिल सकती है। अब हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टाइटल डीड। टाइटल डीड में सेल डीड और शेयर सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सेल डीड जो होता है वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। सेल डीड आपका ओनरशिप का वैलिड लीगल प्रूफ है। आपकी प्रॉपर्टी पर्सन ए से पर्सन बी को ट्रांसफर हुई है, इसका प्रूफ है कि उसका एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो और वो रजिस्टर्ड सेल डीड होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर्टी रीसेल में ले रहे हो, मतलब कि आप अगर सेकेंड या थर्ड परचेसर हो तो आपको पूरी चेन ऑफ एग्रीमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। मतलब पहले के सेल डीड्स भी चेक करना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल या टाइटल डीड होता है वो है कि शेयर सर्टिफिकेट। जैसे सेल डीड आपके लीगल ओनरशिप का प्रूफ है, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट आपने फ्लैट परचेस करने के बाद आप जब किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाओगे या अपार्टमेंट में जाने के बाद जो सोसाइटी तैयार हो जाएगी उसके जो शेयर्स रहेंगे उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के शेयर्स का ओनरशिप आपका शेयर सर्टिफिकेट से एस्टैब्लिश होगा। या सोसाइटी के कुछ इश्यूज में अगर आपको कुछ बोलना है या आपका जो वोटिंग राइट है या आपको कुछ भी ग्रीवेंस रखना है तो आप सोसाइटी के मेंबर होना आपको बहुत जरूरी है और आपके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब भी आपका पूरा प्रोजेक्ट या बिल्डिंग पूरा हो जाता है तब अगर वो प्रोजेक्ट पूरे कोड्स और लॉज के हिसाब से कॉम्प्लाई करके पूरा बन गया है तो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी आपके बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगी। उसके बाद बिल्डर जो है बेसिक यूटिलिटीज जो है जैसे कि वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सीवरेज, इन सारे चीजों के लिए वो बिल्डर अप्लाई कर सकता है और उसके बाद उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये दोनों आने के बाद आप वो फ्लैट या बिल्डिंग में रहने के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट इज बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग प्लान जो है वो पूरे आपके प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है। उसमें सारे प्रोजेक्ट के जो लेआउट है, स्पेसिफिकेशन है, इक्विपमेंट है, वो पूरे लॉस के हिसाब से हुआ है या नहीं ये आपका बिल्डिंग प्लान बताएगा।
तो बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड होना ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके रखे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर वो डिमोलिश हो सकते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी से, या आपके प्रोजेक्ट को ओसी मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये चीज भी पहले से ही चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अगर आप प्रॉपर्टी रीसेल में ले रहे हो तो नो ड्यू सर्टिफिकेट या एनओसी लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने जिससे प्रॉपर्टी लिया है उसका अगर सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ मेंटेनेंस ड्यूज बचा है तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको आपके सेलर से बोलना पड़ेगा कि आप नो ड्यू सर्टिफिकेट सोसाइटी से लेकर आइए और हमें दिखाइए कि आपका पूरा जो मेंटेनेंस और ड्यूज है वो क्लियर है। उसी तरह उसने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो उसका लोन क्लियर है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करने के लिए आपको उससे उसी बैंक का जो उसने लोन लिया है उसका रिलीज सर्टिफिकेट डिमांड करना है। तो ये रिलीज सर्टिफिकेट जो है उससे आपको पता चलेगा कि उसका लोन पूरा क्लियर और नील हो चुका है। उसके साथ ही और एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी है वो है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, या कई सारे स्टेट्स ने उसको टाइटल सर्च रिपोर्ट भी कहते हैं। ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली टाइटल के बारे में ही क्लैरिटी देता है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या आप किसी लोकल लॉयर से आपके एरिया के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन कर सकते हो, और एप्लीकेशन करके उस जमीन पर जिस पर वो प्रोजेक्ट बन चुका है वहां का पूरे 30 इयर्स का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, और सारे जो ट्रांजैक्शंस उस जमीन पर हो चुके हैं वो आपको पता चलेंगे। 30 इयर्स क्यों? क्योंकि अगर किसी का लीगल या थर्ड पार्टी क्लेम रहेगा या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उस पर मॉर्गेज या चार्ज रहेगा, क्लेम रहेगा, तो वो रिडीम करने का या वो क्लेम करने का जो टाइम लिमिट होता है वो 30 इयर्स का होता है। इसलिए 30 इयर्स का रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मेंटेनेंस रिसीट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन रीसेल प्रॉपर्टीज, कि जिससे आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो ये सारे जो यूटिलिटी बिल्स है वो उसके नाम पे है भी या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। और लास्ट डॉक्यूमेंट है पोजेशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर। ये बेसिकली आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ओसी आने के बाद आपको पोजेशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है बिल्डर से, और आपको ये लेने से पहले या फ्लैट में एंटर करने से पहले आपको बेसिकली, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको सीसी और ओसी आया है या नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने बताया ये सारे आपको चेक करना बहुत जरूरी है, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके ऊपर भी अगर आप कुछ और चेक कर रहे हो तो नुकसान तो कुछ नहीं है। निगेटिविटी को दूर रखे कुछ पॉजिटिव यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने लाने की ये कोशिश थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस के इस माहौल में सावधानी बरतिए, घर पे रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। थैंक यू।